अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से 2002 से 2023 तक तोशाखाना रिकॉर्ड जारी करने के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है। 19 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि तोशाखाना का 75 साला रिकॉर्ड पेश किया जाए। और आज एक दफ़ा फिर लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत की और हुक्म जारी किया कि तोशाखाना का रिकॉर्ड 1947 से पेश किया जाए और रिकॉर्ड को आज ही पेश किया जाए। अदालत के बकौल रिकॉर्ड जिस हालत में भी है उसे पेश किया जाए और मुकम्मल रिकॉर्ड देखने के बाद ही ये फैसला सुनाया जाएगा और देखा जाएगा कि तहाइफ किसको दिए गए और किसने वसूल किए। जारी करदा जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो तोशाखाना लिस्ट आज सामने आई, उसमें इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म तोशाखाना से 8.5 करोड़ रुपए की डायमंड गोल्ड घड़ी, 56 लाख के कफ लिंक्स, 15 लाख का पेन और 87 लाख की अंगूठी अपने पास रखी। 2 करोड़ 1 लाख रुपए इसके अलावा ये इमरान खान ने इसकी अदायगी की और इसके अलावा 38 लाख रुपए की एक और घड़ी भी 7 लाख रुपए में अदायगी करके उन्होंने हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 11,85,000 रुपए मालियत की घड़ी जो है वो, इसके अलावा 25,000 रुपए के कफलिंग्स, एक अदद पेन भी रखा, 15,000 मालियत के 4 कोयती यादगारी सिक्के भी तोशाखाने से हासिल किए और तीनों अशिया के लिए 2,43,000 रुपए उन्होंने अदा किए। नवाज शरीफ को मिलने वाली गाड़ी की मालियत 42 लाख रुपए लगाई गई, जो उन्होंने 6 लाख रुपए अदा करके हासिल की। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को खाना काबा के दरवाजे का मॉडल तोहफे में मिला, जो उन्होंने 6,000 रुपए में ख़रीद लिया। गिलानी साहब ने 21 लाख रुपए अदायगी करके ज्वेलरी बॉक्स भी अपने पास रखा। 2011 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 19 लाख रुपए के ताइफ हासिल किए। 2018 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 2 करोड़ 50 लाख की घड़ी तोहफे में मिली और उनके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी को 85 लाख मालियत की घड़ी मिली। 2018 में शाहिद खाकान के बेटे नादिर अब्बासी को 1 करोड़ 70 लाख मालियत की घड़ी तोहफे में मिली। घड़ी की कीमत 35,95,000 रुपए तोशाखाना में जमा करवा कर रख ली गई। दिसंबर 2018 में सदर आरिफ अलवी को 2.25 करोड़ की घड़ी और कुरान पाक और दीगर तहफ़ मिले। उन्होंने कुरान पाक अपने पास रखकर दीगर तहाइफ जो थे तोशाखाना में जमा करवाए। इसके अलावा आरिफ अलवी को 6 लाख मालियत की AK-47 क्लाशनकोव भी तोहफे में मिली। उन्होंने रकम अदा करके ये क्लाशनकोव अपने पास रख ली। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे, 25,000 मालियत के घोड़े का मॉडल, 50,000 मालियत का पिस्तौल तोशाखाना से उन्होंने लिया। इन दोनों अशिया के लिए 9,700 रुपए उन्होंने अदायगी की। आसिफ अली जरदारी ने 2 करोड़ 73 लाख की एक गाड़ी रखी। उन्होंने कोयती सिक्के का मॉडल भी अपने पास रखा। साबिक सदर ने 6,000 मालियत का सिल्वर जो एक वो है कोयती सिक्का का मॉडल है वो भी हासिल किया। उन्होंने तीनों अशिया के 1,89,079 रुपए अदा किए। तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक इमरान खान ने दोस्त ममालिक से तोशाखाना में हासिल होने वाले बेश कीमत तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए अपने सालाना गोशवारों में 2 साल तक जाहिर नहीं किया और ये तहाइफ सिर्फ 2020 और 21 के गोशवारों में उस वक्त जाहिर किए गए जब तोशाखाना स्कैंडल अखबारात की जीरत बना, जिस पर PDM की लीडरशिप जो है इमरान खान साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाती रही। तोशाखाना में आपने कौम को मिले हुए तोहफे, पाकिस्तान को मिले हुए तोहफे बेच के आपने फॉर्चून बना ली और आपने उनकी जो, जिनको घरेलू खातून कहते हैं, पिंकी, आपने उनकी ऑडियो सुनी। वो अपने घर के स्टाफ को ये कह रही हैं कि जो तोहफे तुमने अंदर भेजे उसकी तस्वीर तुमने क्यों ली, यानी कि मैं तो एक छुपा के जुर्म करना चाह रही थी, तुमने उसका सबूत क्यों रखा। और उसके बाद सिर्फ वो चोरियां नहीं, उसको जो बेच के आपने फॉर्चून बनाई है, सिर्फ वो पैसे फरागोगी प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में बोरियों में रख के लेकर आई पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग और किसको कहते हैं। और फिर आपने वो डिक्लेयर नहीं किए, वो तोहफों के बेच के जो रकम आपने कमाई वो आपने डिक्लेयर नहीं की। जब आखिर में आपको पता चला कि आपके ऊपर तोशाखाना का केस बन रहा है तो भागम भाग आपने वो डिक्लेरेशंस की, मगर वो झूठ। तोशाखाना केस के हवाले से ये भी बताना जरूरी है कि 18 दिसंबर 2018 को PTI की गवर्नमेंट के दौर में तोशाखाना तहाइफ के खरीदने के तरीक़ेकार को तब्दील किया गया और नए कानून के मुताबिक जो भी तोहफे आपको सरबराहान से बैरून मुल्क मिलते हैं उसकी खरीदारी की कुल मालियत का 20% आपको पहले अदा करना पड़ता था रिटेन करने के लिए, फिर वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जब खुद तहाइफ खरीदे तो तहाइफ के लिए उन्होंने 50% की बजाय 20% रकम की अदायगी की। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी है कि तोशाखाना कानून जो है वो 18 दिसंबर 2018 को उसमें तब्दीली की गई, लेकिन उस तब्दीली के 1 माह बाद उनको जो सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से ताइफ वसूल हुए उन्होंने 50% अदायगी की बजाय 20% अदायगी की। तो ये बड़े दो उन पर इल्ज़ामात हैं, क्योंकि
कानून को अगर देखा जाए तो अगर आपको तोहफे मिलते हैं वो आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन अदायगी करके, और जो जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, बाकी वज़राए आज़म के साबिक के जो नाम आ रहे हैं, उन्होंने रिटेन तो किए लेकिन उन्होंने इसकी बाकायदा कीमत अदा की। इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ाम है वो ये है कि आपने तोहफे रिटेन किए, 50% की बजाय 20% आपने अदायगी की, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी, और इसके अलावा आपने जो वो तोहफे जाके आपने बेच दिए। अब कानून के मुताबिक ये गैर अखलाकी तो हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म को एक सरबरा मुमलिकत तोहफ़ा दे रहा है और वो फिर जाके मार्केट में बिक रहा है, ये गैर अखलाकी हो सकता है, लेकिन गैर कानूनी ये नहीं है। अलबत्ता ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर है कि उन्होंने ये जो घड़ियाँ वगैरह और जो भी तोहफे तहफ़ इन्होंने बेचे वो उन्होंने 2 साल तक अपने एसेट में डिक्लेयर नहीं किए। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे हम। चलकर विफाकी वजीर मुशीर जो है कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, जरदारी साहब से मुतालिक उनसे सवालात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से मुतालिक साबिक विफाकी वजीर PTI के रहनुमा शफकत महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और जस्टिस रिटायर्ड सदीकी साहब भी हमें, शौकत सदीकी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वो रह चुके हैं, उनसे कानूनी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन खुसूसी हैं सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ये एक बयानिया बनाया गया इमरान खान घड़ी चोर है, तोशा खाना चोर है, आज जो तफसील सामने आई है तो तकरीबन सभी सरबराहान मुमलिकत ने, सियासतदानों ने, बल्कि बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी इस कानून से फ़ायदा उठाया, और तोशा खाना के जो उन्हें तहाइफ मिले, कुछ ने तो पैसे अदा करके रख लिए, जो 20% अदायगी थी, कुछ ने इसी तरह रिटेन कर लिए। तो ये एक बयानिया जो बना था कि जी इमरान खान साहब तहाइफ लेके घर चले गए, वो तो तकरीबन बीच चौराहे में, क्या आप नहीं समझते कि फूट चुका है आज? बहुत शुक्रिया आदिल। मैं आगाज़ में तो एक इस्लाह कर दूं कि मैं मुआवनीन खुसूसी की जो फ़हरिस्त है उसमें शामिल नहीं हूं। मैं सिर्फ सेनेट तक हूं और सेनेट में ही अपना काम कर रहा हूं। जहां तक तोशा खाना का मामला है और जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी इसी को कहते हैं, शफाफियत इसी को कहते हैं, कोई नाम छुपाया नहीं गया। एक जो तारीख़ तय हुई है उससे लेके अब तक, चाहे वो PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, PTI से हैं, सबके कवायफ तफसीलात पूरी तरह सामने आ गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए उसका एक तो अखलाकी पहलू ज़रूर होता है, लेकिन एक कानूनी पहलू होता है। मसलन इस मामले में भी कानूनी पहलू ये है कि एक गिफ्ट बाहर से आता है, उसकी कीमत का तयन करने का एक सिस्टम कानून में वज़ा किया गया है। वो मार्केट के हवाले से उसकी कीमत का एक तयन करता है, और पहले उसकी 20% अदायगी थी, फिर 50% हो गई। ये कानून के दायरे के अंदर जिसने भी तहाइफ लिए हैं, 20% अदायगी की है या 50% के बाद 50% की है, कानून इस मामले में उनकी गिरफ्त नहीं कर सकता। उन्होंने ना अपने ओहदे से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कानून से हट के, इसको तो यहाँ हम क्लोज़ कर देते हैं। आगे बात चलती है कि कानून ये कहता है कि जब आप कोई तोहफ़ा लेते हैं तो वहाँ आदिल रिटेन करने का लफ्ज़ है, रिटेंशन का लफ्ज़ है। यानी एक चीज़ जो मुझे दी है किसी बाहर के सरबराह ने और मुझे बहुत अच्छी लगी है, या उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, या कोई और ऐसी चीज़ है जो खालिस्तन मेरे लिए है, मैं कहता हूँ ये मुझे दे दे, मैं इसे रिटेन करना चाहता हूँ, तो रिटेंशन की एक दरख्वास्त हम देते हैं। रिटेंशन की अप्रूवल होती है वो कमेटी की, और फिर वो आप ले लेते हैं और रिटेन करते हैं। ये जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा जी कि बेच देना भी कोई गैर कानूनी नहीं है, बेच देना बिल्कुल गैर कानूनी है। बेच देना रिटेंशन में नहीं आता। आप जब एक चीज ले लेते हैं अपने... सदीकी साहब, कतई कलामी की माफी, ये तो मौजूद है कि रिटेन करना है, लेकिन कानून में ये कतगन तो नहीं है कि आप उसको बेच नहीं सकते। गैर इखलाकी ये है, लेकिन इसको गैर कानूनी कैसे कहा जाए? ये आदिल, आप किसी माहिर कानून से पूछिए। जब मैं एक दरख्वास्त देता हूँ कि ये चीज़ मैं रिटेन करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, तो क्या मैं रिटेन करने और रखने के अलावा उसे नीलाम कर सकता हूँ, उसे बेच सकता हूँ, उसे दरिया में फेंक सकता हूँ, उसे समुंदर की नज़र कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो। रिटेंशन का एक वाज़े लफ्ज़ है, बहुत वाज़े लफ्ज़ है।
अगर उसमें ये गुंजाइश रखी जाती कि वो रिटेन भी कर सकता है, बेच भी सकता है, और चाहे तो वो किसी और को तोहफा भी दे सकता है, तो फिर उसमें कानून में ये लिखा जाता है। ये मेरी जो तशरीह है कानून की वो यही है, और मेरा ख्याल है कि सारे कानूनदान इस पे मुतफिक हैं कि रिटेंशन क्या होती है और उसको बाज़ार में बेचता है। फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। बात ख़त्म ये होती है कि जिन लोगों ने फहरिस्त आई है, उन्होंने तोहफे लिए, एक कीमत अदा की, उनको अपनी जो रिटर्न्स हैं उनमें लिखा, और वो अदायगी चेक की शक्ल में मौजूद है। इनके यहाँ मामला ये है कि कोई चेक नहीं है, ये कहा गया जी कि फ़लाँ तारीख को ये चीज़ ली गई है, उसी तारीख को पेमेंट होती है, और वो कैश में होती है, वो कहाँ से आती है, किधर से आती है, कोई नहीं जानता। और इसकी ये जो, और फिर इसको जाहिर भी नहीं किया गया असासों में 2 साल तक। आपके पास अगर 10 करोड़ की एक रकम आती है कोई चीज़ बेच के, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने असासों में ज़ाहिर करें। अगर हम नहीं करते तो हमें तो सेनेट से बाहर कर देते हैं जी कि आपने गलत काम किया है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो खान साहब ने खिलाफ कानून की हुई हैं। बाकी ने जो अखलाकियात के हवाले से देखें, किसी और मेयार से देखें, और ये बहुत सी और भी इदारे हैं। मेरा ख्याल है हम अदलिया से नहीं पूछते, जज साहिबान जब जाते हैं तो उनको क्या तहफ़ मिलते हैं, वो किधर जाते हैं। हम फ़ौज से नहीं पूछते कि हमारे जर्नैल साहिबान जब बाहर जाते हैं तहफ़ मिलते हैं, वो कहाँ जाते हैं। अगर आपने इस निज़ाम को ठीक करना है, जो कि ठीक करना चाहिए, तो फिर एट पार सबको एक सतह पे ला के देखिए, और इन तहफ़ के हवाले से बाहर के मुल्कों के बड़े अच्छे कवानीन बने हुए हैं, उनको देखिए। ज़रा मामला भेज दीजिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को वो क्या कहती है इस सिलसिले में कि इन तहफ़ को जो स्टेट को मिलते हैं, जो बैतुल माल का हिस्सा होते हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। कानून को बदलिए, और कानून बदलने के बाद फिर तनकीद कीजिए। ठीक। सेनेटर साहब, दूसरा ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा से एक बड़ा तफसीली हमारा लास्ट वीक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने इंदिया इस बात का दिया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं, और कुछ इतलात ये हैं कि टेंटेटिवली शायद 18 और 24 मार्च की कोई डेट वगैरह का भी तस्करा हो रहा है। और अब आज अभी अनाउंस हुआ है कि जी नून लीग पंजाब की तमाम नशिस्तों पर जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देगी, मतलब कि इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। आप काफ़ी करीब हैं नवाज शरीफ साहब से, कुछ उन्होंने फैसला कर लिया है तारीख वगैरह का भी कि वो आ रहे हैं वापस? जी, मैं इस हद तक आदिल ज़रूर कह सकता हूँ। 2 चीज़ें तो कन्फर्म हैं। एक ये कि वो आ रहे हैं, और दूसरी कन्फर्म चीज़ ये है कि वो बहुत जल्द आ रहे हैं। तीसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि तारीख़ों का तयन, वो अभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द वो तयन भी हो जाएगा, और उनका तफसीली प्रोग्राम भी जारी हो जाएगा, और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि रमज़ान के दिनों में आप ये ख़बरें सुन लेंगे। ठीक। सर, मईशत के हवाले से अगर बात की जाए, IMF का जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट अभी तक हो नहीं पाया। आज भी हेडलाइन चल रही थी डार साहब को कोट करके कि जी अब US एम्बेसडर से बात की जाएगी। मतलब मामलात कुछ बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। क्या ये अमरीकी प्रेशर हो सकता है, IMF स्क्वीज करना चाह रहा है पाकिस्तान को, वजह क्या है, या हम कुछ शराइत अभी भी नहीं पूरी कर पाए? व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों नहीं ये मामला आगे की तरफ जा पा रहा? देखिए आदिल साहब, मामला तो बड़ा गंभीर है, और वो जो अमजद इस्लाम अमजद मरहूम ने कहा था कि ना आसमां से न दुश्मन के ज़ोर ज़र से हुआ, ये मौजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ, ये सियासतदानों के और अदालती फ़ैसलों के और हमारे फ़ौजी मुहिमजू जर्नैलों की जो करिश्मे हैं, ये उनका असर है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। आप बहुत दूर ना जाएं कि जी 20, 25, 30 साल पहले हम कहाँ थे। आप 2017 को देखें, 2018 को देखें, आपका GDP 6+ जा रहा है, आपके ज़खायर माकूल सतह पे हैं, आपकी इकानमी फल फूल रही है, दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत आगे जा रही है। इन्फ्लेशन, महंगाई जो 35% को आज छू रही है, वो 4% के ऊपर है, और लोग आसूदा हैं। और आप सिर्फ एक शख्स के इश्क में और एक शख्स की दुश्मनी में और बुग़्ज़ में मुल्क का तिया पांचा कर देते हैं। अब कौन जवाब दे? अब सब अपने अपनी खोह में, अपने अपने गारों में, अपने अपने गोशा आफियत में बैठे हुए हैं। हम किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकते। आज जहां हम खड़े हैं, आप कहते हैं जी कि मगरिब है या अमेरिका है या दूसरे इदारे हैं,
वो इस हिकमत अमली को अपनाए हुए हैं कि अगर हमें घुटनों के बल रखना है और अगर हमें अपना एक ज़ेर नगी मुल्क बनाए रखना है तो उसके लिए हमारी इकानमी की शारक को दबोचे रखना है। अब जब हम भारत को देखते हैं तो वो 500 प्लस अरब डॉलर पे पहुंचा हुआ है। हम 1 अरब के लिए घुटनों के बल भी हो रहे हैं, सजदे भी कर रहे हैं, मन्नत समाजत भी कर रहे हैं और मामलात नहीं हल हो रहे। तो समबडी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आदल, कुछ तो लोग हो ना जिन्हें किटारे में लाएं कि क्यों यहाँ पे ला के खड़ा किया है। नवाज शरीफ को भूल जाएं, लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान को सामने रख के फैसला करें कि 2017 का पाकिस्तान, 2018 का पाकिस्तान आज 2023 में क्यों नहीं है हमारे पास। हमने क्यों उस वक्त पहली दफा 22 प्रोग्राम हुए हैं आदिल। पहला प्रोग्राम है जो नवाज शरीफ के इस दौर में तकमील को पहुंचा और उन्होंने कह दिया गुड बाय IMF। फिर क्या हुआ है इस मुल्क के साथ, ये तमाशा क्यों लगा हुआ है? इस हाल को हमें किसने पहुंचाया है? इसकी तहकीक कोई नहीं कर रहा, ना अदालतें कर रही हैं। वो सोए मोटो ये तो ले लेती हैं कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे 90 दिन पे। लेना सोए मोटो नोटिस कि किन लोगों ने ये काम किया, कौन लोग थे। अभी आप जसर शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम ले रहे हैं, वो आएंगे, उनसे पूछिए ना कौन लोग उनके पास गए थे कि नवाज शरीफ को ज़मानत ना दो और मरियम को ज़मानत ना दो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन में आए। ये बातें अगर अदालतों में उनका केस 5 साल से चल रहा है, किसी ने नहीं पूछा कि यार ये जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हो उसको भी हम बुला लें और पूछें कि आप झूठ बोल रहे हो या सच कह रहे हो। तो जब मुल्क इस हालत में पहुंचेगा तो इसके सारे असरात जो हैं वो बिलाखिर इकानमी पे पहुंचेंगे, अमन आमा पे पहुंचेंगे, गरीब आदमी तक पहुंचेंगे। मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो मुतअस्सर होगी, मुल्क की आबरू मुतअस्सर होगी। मुल्क को जिन लोगों ने बेआबरू किया है वो आबरूमंद नहीं रहने चाहिए। ठीक, सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद नाज़रीन जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे इरफान सदीकी साहब ने कुछ वैलिड सवालात रेज किए वो भी पूछेंगे और कुछ और भी सवालात। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले इरफान सदीकी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। उनको उनकी एक तकरीर की वजह से जो उनके साथ सलूक हुआ और वो तो तारीख में है, लेकिन उनका नाम एटलीस्ट तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। शौकत सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहला तो ये जो तोशा खाना वाला मामला चल रहा है, कानून तो क्लियर है, तोहफा आपको मिले तो आप रिटेन कर सकते हैं। पहले 20% का था कानून के 20% अदायगी करनी है, फिर 50% हो गया। लेकिन एक क्लैरिटी आपसे चाहिए, ये जो है कि आप तोहफा रिटेन कर सकते हैं, लेकिन रिटेन करने के बाद कानून ये तो नहीं कहता कि आप उसको बेच नहीं सकते। लेकिन इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि आप बेच नहीं सकते। रिटेन करने का मतलब ये है कि आपके पास होगा। क्या तोहफा बेचना रिटेन करके ये गैर इखलाकी है सिर्फ, या साथ साथ में गैर कानूनी भी है? सर देखें, पहले तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि तोशा खाना से मुराद क्या है। देखिए, तोशा खाना से मुराद बैतुल माल है, और बैतुल माल जो है वो ज़ाहिर है रियासत की और वहाँ के पूरे अवाम का जो सोर्स है उसको कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें ये है कि देखना है कि आप मनफत कैसे हासिल कर रहे हैं। अगर तो आप वो उससे मुनाफा या उससे फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए हासिल कर रहे हैं या अपनी रियासत के लिए हासिल कर रहे हैं। आप एक तोहफा जो है वो कम कीमत पर वसूल करते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट डिवीजन के बनाए हुए क़वायद व ज़वाबित हैं, ये कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट नहीं है, ये हर दौर में ये तब्दील होता रहता है। और उसके तहत कभी 20% की रिक्वायरमेंट आ गई, कभी 50% की आ गई। दिसंबर 2018 में ये 50% हुआ, और वो पहले पाकिस्तानी करेंसी में था। अभी जो लेटेस्ट इस पे इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें $300 को आप कर दिया गया है कि उसकी वैल्यू से ऊपर का जो तोहफा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप फ़ायदा किस चीज़ से हासिल कर रहे हैं। अगर आप फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए हासिल कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये गैर इखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। हाँ, अगर उससे हासिल होने वाला फ़ायदा आप अपनी रियासत के हवाले कर देते हैं तो फिर उसमें ये समझा जाएगा कि आपकी कोई इंटेंट या आपका कोई जो मोटिव था वो रियासत को नुकसान पहुँचाना नहीं था।
ठीक, तो सर इसका मतलब ये कि अगर आप रिटेन करके वो तोहफा फिर बेच देते हैं और वो पैसे अगर रियासत को दे देते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं देते तो फिर ये गैर अखलाकी के होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। जी देखिए ना, ये बैतुल माल का जो भी वहाँ की चीजें हैं वो तो एक ट्रस्ट है ना, और अगर आपने एक मखसूस एक नेग्लिजेबल अमाउंट दे के उसको रिटेन करने या उसको इस्तेमाल करने के लिए वो सहूलत हासिल की, लेकिन जब आप उस को डिस्पोज ऑफ करते हैं और उसको ओपन मार्केट में या किसी मखसूस गाहक को उसको फरोख्त करते हैं और बड़ी वो उस वैल्यू से भी ज़्यादा फरोख्त करते हैं जो वैल्यू वो कमेटी असेस करती है जो इस मकसद के लिए बनाई गई है, तो जाहिर है उससे फिर ये तो एक साफ जाहिर है कि ये एक कारोबारी सरगर्मी बन जाती है बजाय इसके कि उसको रिटेन करके अपनी जात के इस्तेमाल के लिए लाना। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि गुज़श्ता हफ्ते मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा तफसीली इंटरव्यू हमारे साथ किया। उसमें उनका एक दावा ये था कि जस्टिस रिटायर्ड आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे और नवाज शरीफ के पास डेलीगेशन भी भिजवाई गई और जो जजेस की रिटायरमेंट की एज थी वो बढ़ाना चाहते थे। आप ऑब्वियसली उस वक्त तो आप पर खुद जो गुजर रही थी तो वो भी आप भी उस वक्त, लेकिन क्या इस दावे में कुछ वजन है, क्योंकि आप जुडिशरी का हिस्सा रहे हैं, आपको भी शुनीद तो आई होगी, क्या ये मामला इसी तरह था, चल रहा था? आदिल साहब देखें, मैं कोई इस चीज का विटनेस तो नहीं हूँ, जाहिर है मैंने कोई ऐसी कन्वर्सेशन खुद तो सुनी नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि उस वक्त ये जो भी जुडिशरी के कॉरिडोर्स हैं या बार रूम्स हैं या वकला के अंदर ये बात जो है वो बहुत वसूख के साथ कही जा रही थी कि आसिफ सईद खोसा साहब ने मुतालबा किया कि इस रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 से 68 कर दी जाए। ये बहुत से लोगों की तरह मैंने भी सुना और बड़े तसलसल के साथ सुना और बड़ी उसमें से बाज दफा उसके बाद कुछ इवेंट्स भी ऐसे अनफोल्ड हुए कि जिसमें ये लगा कि शायद इस बात में कुछ सदाकत है। ठीक है। अच्छा सर, साकिब निसार साहब की अगेन मुझसे जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी 2-3 दिन हेडलाइंस बनी, वायरल गई, वो आपने देख ली होगी, जिसमें खान साहब जो हैं वो कह रहे थे मैंने उनको मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं कहा, फिर कुछ फ़ैसलों पर उन्होंने कहा कि जी कुछ गलत फ़ैसले हो सकते हैं, मैं इंसान भी हूँ। ये जो गुफ्तगू है उनकी बेसिस पर फिर नून लीग ने ये कहा कि जी ये जो पनामा बेंच बना था या उसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुए, अब मौजूदा अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए और असर नो इंसाफ करना चाहिए। चूंकि आप भी इस पूरे मामले में, जो आपके पास कुछ लोग घर आए थे, आपसे जो कहा गया वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस पर सर आपकी टेक क्या है? जो साकिब निसार साहब की गुफ्तगू है, पीडीएम या हुकूमत और पीएमएलएन तो उसे इकबाले जुर्म करार दे रही है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने जब 2018 में जिन किरदारों की निशानदेही की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया। उनकी अपनी ज़ुबानों से जो है वो इकरार हुआ कि हाँ हम इस जुर्म में मुलव्वस थे, और मैं पूरी ईमान के साथ इस बात के हवाले से राय रखता हूँ कि जस्टिस मुनीर के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उसका नाम मियां साकिब निसार है, और उन्होंने बिल्कुल फौज के साथ मिलकर एक पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, एक आइन के तहत चलने वाले निज़ाम के खिलाफ और अपनी ज़ाती तरजीहात की बुनियाद पर बहुत से काम किए, और पाकिस्तान जो आज जिस सूरत हाल से दो चार है इसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद के साथ जो दूसरी शख्सियत, दूसरा ड्यूओ आता है वो मियां साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा साहब का है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, जो पनामा वर्डिक्ट आया उसमें साकिब निसार साहब तो नहीं थे, लेकिन नून लीग का इल्जाम यह है कि बेंच फॉर्मेशन में उन्होंने बड़ा एक रोल प्ले किया। अगेन ये इल्जाम है, कोई अभी तक वो साबित नहीं हुआ। इसमें ये है आदिल साहब के देखें, ये जो पनामा जजमेंट है ना, ये पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है ना,
ये उस पर एक बदनुमा दाग है। और ये वैसा ही फैसला है जैसा फैसला जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सजाए मौत देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किया, और ये फैसला कभी भी किसी भी दूसरे केस की जजमेंट में की प्रोसीडिंग में फॉलो नहीं होगा। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि इसको रिविजिट करना चाहिए मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही उसको के लिए कोई पटिशन आए तब ही वो करें। वो खुद भी किसी दूसरे केस का भी जायजा लेते हुए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इस केस को देख सकते हैं और इसको रिविजिट कर सकते हैं, जो कि बहरहाल होना है। इसने हमारी हजारों साल की एस्टैब्लिश जूरिस्प्रूडेंस को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाया है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी साहब बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। जीन वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद शफकत महमूद साहब PTI के साबिक वफाकी वजीर और कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर और PTI के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। शफकत साहब, आपकी रैली चल रही है, अच्छी खासी तादाद में लोग भी हैं, लेकिन ये बताइए, इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की आज 2 पेशियां थीं, वो पेश नहीं हुए, नाकाबिले ज़मानत वारंट उनके जारी हो चुके हैं, और खान साहब के वकला कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है तो इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। यानी अदालत पेश होते हैं तो जान को खतरा है, और रैली में क्या जान का खतरा नहीं है? वहां पे तो ज्यादा थ्रेट है उनको, अदालत नहीं आ सकते, वो रैलियों में जा रहे हैं। देखिए, रैली में वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में है और वो बाहर नहीं निकले, उन्होंने गाड़ी के अंदर ही है, तो इसलिए उस चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर जब खान साहब पिछली दफा पेशी पे गए थे तो उन्होंने ये ऑफर किया था कि मैं गाड़ी में रह के मेरी हाजिरी लगा दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और फ्रैंकली उनकी जान को जो उन पर एक बड़ा जबरदस्त बड़ा एक मुनज़्ज़म हमला हुआ है और दोबारा हमला भी हो सकता है, तो इसलिए उनकी हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है। शफकत साहब, इन खदशात का इज़हार आप लोग बार बार कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। आज भी पुलिस की एक टीम लाहौर पहुंची है, इस्लामाबाद पुलिस की, क्या आज कल में उनको अरेस्ट किया जा सकता है? नहीं, ये तो हमें पता है कि ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है और जो जिस तरह वो घबराए हुए हैं, जिस तरह उनको पता है कि इलेक्शन में तो उनका कोई चांस ही नहीं है, जो कि मकबूलियत उनको खान साहब की नजर आ रही है, तो इसलिए उनकी तो इंतहाई कोशिश होगी किसी तरीके से खान साहब को अरेस्ट किया जाए, उनको डिटेन किया जाए। और लेकिन इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अवाम में सपोर्ट है इमरान खान साहब की, वो उस तरह ही कायम रहेगी जो कि आज आपने देखा। इतनी दुनिया उमड़ के आई और इतनी भरपूर रैली जो थी, और वो एक दिन के नोटिस में, क्योंकि कल होनी थी और कल के बजाय आज हुई, तो ये तो सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि उस पर कौम का अगर कोई मुतफिका लीडर है तकरीबन सवाए चंद लोगों के, तो वो इमरान खान है। ठीक, अच्छा, आपके खदशात के बिल्कुल मुताबिक अगर खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं, क्या वही पार्टी के मामलात संभालेंगे? देखिए, ये कोई इशू नहीं है, वो वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन जो है नेचुरली, जब चेयरमैन किसी वजह से अगर उनके साथ राब्ता नहीं है या वो अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते, तो नेचुरली वाइस चेयरमैन जो है उनकी पोजीशन है और वो उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लेकिन सर, वो वाइस चेयरमैन है, परवेज इलाही साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तो वो नहीं टेक ओवर करेंगे? नहीं, लेकिन हमारे हायरार्की में चेयरमैन जो है वो नंबर 2 पोजीशन है। ठीक है, तो मतलब ये कि क्लैरिटी है कि शाह महमूद साहब ही एक्टिंग आपके सरबरा होंगे PTI के। ये तोशा खाना वाला जो शफकत साहब मामला है, 2002 से अब तक फहरिस्त तो लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन क्या क्या तोहफे ले गया, सारे सियासतदान उसमें शामिल हैं। अब मामला ये है कि देखें, इमरान खान साहब ने एक तो ये कि जी जो तोहफे बेचे उस वक्त जब रिटेन कर रहे थे तो 50% उनको अदायगी करनी थी, लेकिन उन्होंने 20% की, फिर उन्होंने वो एसेट्स में डिक्लेयर भी नहीं किए। ये बहुत बड़ा तजाद है, यानी वो तोहफे तो ले सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन 20% 50 की बजाय वो 20% दे के उन्होंने लिए। देखिए, बात यह है कि जो तो ये सारी बातें हैं, ये तो एक तहकीकात के जरिए जो है वो सामने आ जाएंगी जी, लेकिन जिसके बारे में कोई शक वाली बात नहीं है वो ये है कि एक लीगल चीज होती है, एक इलीगल चीज होती है।
तोशाखाना के रूल्स ये बिल्कुल नहीं कहते कि कोई गाड़ी जो है वो ली जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने गाड़ी ली, जरदारी ने गाड़ी ली, ये दोनों जो थी ये नाजायज थी, कानून की खिलाफ वर्जी थी। खान साहब के ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हैं उसमें कहीं आपको कानून की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। हर किस्म के इल्जाम लगते हैं, लेकिन कानून, मुझे एक बता दें कि जी ये काम जो किया उन्होंने वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन तफसीलात जो है वो। शफकत साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, 18 दिसंबर को कानून चेंज हुआ कि अब अदायगी जो है वो 20% नहीं 50% होगी, आपकी हुकूमत ने खुद किया। फिर ठीक 33 दिन के बाद जनवरी में इमरान खान साहब को जो MBS से तोहफे मिले वो उन्होंने 50% जो कि कानून था वो अदायगी किए बगैर, मतलब उसकी बजाय 20% अदायगी करके उन्होंने ये तोहफे अपने पास रखे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये। नहीं देखिए, मुझे तो डेट्स जो है इस वक्त उस पर क्लैरिटी नहीं है, ये तो इंक्वायरी जो है वही इसके ऊपर डिटरमिन करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी उन्होंने किया वो कानून के दायरे में। चलें, शफकत महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजी मुशीर वज़ीर आज़म जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक राजीन। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर जनाब कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, इमरान खान साहब को आप लोगों ने तोशाखाना चोर का, घड़ी चोर का, आज जो लिस्ट आई उसमें जरदारी साहब का भी नाम है, कीमती घड़ी वो ले गए बड़े कम पैसे देकर। इसी तरह गिलानी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब भी तोहफे तोहफ़े ले गए। मतलब आपका इशू क्या है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि वो भी वज़ीर आज़म थे, उनको भी तोहफे मिले और पैसे कानून के मुताबिक वो देकर तोहफे ले गए, इसमें कबात क्या है? तो देखिए, ये जो मुखातब करने का अंदाज है ना, जिस तरह खान साहब लोगों को डाकू और चोर बगैर किसी सबूत के कहते रहे, कोई इसी तरह उनके साथ भी हुआ है। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। बट एक बात जरूर ध्यान में रखिए, जरदारी, हमने कभी नहीं कहा कि जरदारी साहब ने गाड़ियां नहीं ली, बिल्कुल नहीं। मियां नवाज शरीफ ने ली, गिलानी साहब ने ली, और सारे वज़राए आज़म और दीगर लोगों ने ली, लेकिन किसी ने तहाइफ लेके बेचे नहीं। ये जो इशू है कि तहाइफ लेके बेच दिए गए और फिर डिक्लेयर भी नहीं किए, और वो वेल्थ जो उन तहाइफ के बेचने की सूरत में आपकी पैदा हुई, उसके ऊपर ना टैक्स दिया और ना ही वो डिक्लेयर की। ये बेसिक सवालात थे। उनके तोहफे लेने पे तो किसी को एतराज नहीं था। इमरान खान ने तोहफे तो कानून के मुताबिक लिए थे। तो मतलब कारी साहब आ रहे हैं कि जिन सियासतदानों ने इससे पहले तोहफे लिए, जरदारी साहब समेत, क्या उनके पास ये तोहफे अभी भी मौजूद हैं? यानी जरदारी साहब के पास जो BMW थी वो इस वक्त मौजूद है उनके पास? आप किसी वक्त तशरीफ, आपको उस गाड़ी में इंशाल्लाह सफर कराऊंगा। पाएगा 45 रोज रह गए हैं कारी साहब इंतखाबात पंजाब और KP में। क्या 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के लिए आप तैयार हैं, और पीपल्स पार्टी क्या चाहती भी है कि इंतखाबात हों? देखिए, आज नॉमिनेशन पेपर की पहली तारीख थी, कल दूसरी डेट है, तो उसके बाद तो काम खत्म। ये तो पंजाब के नॉमिनेशन तो कल फाइनल हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, तैयारियां शुरू है। इसी का नाम तैयारी होता है ना, शेड्यूल में पहले नॉमिनेशन होते हैं, फिर कैंपेन चलती है। और अगर कोई जमात उसमें तैयारी नहीं करती और वो गलती करेगी, अगर वो तैयारी नहीं भी करी, तो इलेक्शन, अगर किसी जमात, मेरी जमात तैयारी नहीं करती, वो नॉमिनेशन नहीं कराती, इलेक्शन तो अपने टाइम पे हो जाएंगे। इलेक्शन तो उस वजह से नहीं रुक जाना। लेकिन कारी साहब, अभी तक IMF से स्टाफ लेवल मुआयदा नहीं हुआ, मईशत जो है बदतर होती जा रही है। बतौर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को परेशान होना चाहिए, क्या आप नहीं है परेशान? देखिए, इस वोट की वजह से तो परेशानियां होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सियासत में उतार चढ़ाव, इक़्तिदार और इख्तलाफ चलती रहती है। मुल्क की परेशानी जरूर है, अल्लाह करे मुल्क किस परेशानी से निकल आए। हमारा इक़्तिदार नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहले भी इक़्तिदार नहीं था, वापस आ गए, हम आ गए तो फिर भी भले, ये कोई इशू नहीं है। हाँ, हमारे इस वक्त जो इक़दामात हैं वो इक़दामात कोई शौक के नहीं है, तो समझ है उतनी तो कम से कम हमें भी समझ होनी चाहिए ना, और है। फिर ये भी है कि लोगों को इस बात का इदराक भी है कि अगर ये फैसले हुए हैं तो ये फैसले मजबूरी के फैसले हैं, ये कोई शौक के फैसले नहीं है, ये कोई ऑप्शंस नहीं है। कोई जमात इलेक्शन के दिनों में आके इस तरह के तल्ख और मुश्किल फैसले नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद इन मुश्किल फैसलों से अगर मुल्क का फायदा हो जाए
और हमारी हुकूमत का या हमारी सियासी जमातों का सियासी नुकसान भी हो जाए तो नथिंग रॉन्ग, मेरी नजर में ये कोई बुरा सौदा नहीं है। गैलप का नवे सर्वे जो नया आया उसमें खान साहब जो हैं 61% के साथ मकबूल तरीन रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। इस पर तो आपको परेशान होना चाहिए। आगे पता चलेगा, इस तरह के सर्वे बहुत सारे आते रहे और पिटते रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो गुड लक टू है, वो तो मैदान लगेगा तो पता। अच्छा कारी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये कि ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि जी तोहफा आपको मिले और वो आप बेच नहीं सकते, कोई इस पर कदगन नहीं है, तो मतलब ये कि इमरान साहब ने शायद गैर अखलाकी काम तो किया होगा, ये गैर कानूनी नहीं है। पहले भी गुजारिश की है जी, मैंने पहले भी शाज़ेब गुजारिश की है कि खान साहब ने कानून के मुताबिक ही एक गलती, और वो ये था कि उनसे पहले 20% पे करके तोहफा लेने की एक कानून था, फिर वो चेंज होकर 50 हो गया। 50% प्राइस पे करने का कानून बनाया, लेकिन खुद पुराने कानून के तहत पेमेंट की उसके बाद। दूसरा जो काम गलत हुआ वो ये था कि खान साहब ने तोहफे बेचना कोई जुर्म नहीं है। कमर जमान कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हुए आज एक और बड़ी अहम खबर आई MQM पाकिस्तान के हवाले से। लंदन में एक अदालत ने फैसला किया कि तकरीबन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी मालियत 1.5-2 अरब रुपए बनती है, 9-10 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि MQM जो के बानी हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, लेकिन वो फैसला अब आ चुका है, वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो MQM पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं। और MQM पाकिस्तान ने मौक़िफ़ देते हुए इस फैसले को ना सिर्फ सराहा बल्कि ये जो एक फ़ंड कायम किया जाएगा और जो MQM के शुहदा के ख़ानदान हैं उन पर यह रकम लगाई जाएगी। उनमें एक हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी है, लेकिन इस फैसले को MQM पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम समझा जा रहा है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।